गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, हम लोग इस समय क्लास 12th में उपसय संयोजक यौगिक के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और यही आज का सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में हमने आप सभी के लिए उपसय संयोजक यौगिक को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, उसके क्या एग्जाम्पल हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जनक कौन हैं, इन सारी बातों से आपको परिचित कराया था। आज के अपने इस लेक्चर में हम उपसय संयोजक यौगिक की तुलना करने वाले हैं। किसके साथ? द्विक लवण के साथ। द्विक लवण क्या होता है? इसको इंग्लिश में डबल सॉल्ट कहते हैं। हम लोग तुलना करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉपी पेन ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, उपसय संयोजक यौगिक और द्विक लवण दोनों योगात्मक और आणविक यौगिक है। उपसय संयोजक यौगिक भी योगात्मक है, आणविक है। द्विक लवण भी योगात्मक है, आणविक। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दोनों यौगिक, चाहे वो उपसय संयोजक यौगिक हुआ चाहे द्विक लवण हुआ, दोनों दो या दो से अधिक यौगिकों के, लवणों के आपस में संयोग करने से बनते हैं। द्विक लवण में भी दो या दो से अधिक लवण जुड़े हुए हैं और उपसय संयोजक यौगिक में भी दो या दो से अधिक लवणों को जोड़ा गया है। लेकिन जब इनको विलयन में लेकर के आते, इनका विलयन बनाते, तब इनके व्यवहार बदल जाते हैं। दोनों समान हैं, दोनों आणविक हैं, दोनों योगात्मक हैं, दोनों दो या दो से अधिक यौगिकों के सरल अनुपात में जुड़ने से बनते हैं, लेकिन दोनों का विलयन की अवस्था में जो व्यवहार है वो बदल जाता है। आइए परिभाषा देखते हैं द्विक लवण। ये वे आणविक अथवा योगात्मक यौगिक है। मैंने अभी इसी बात का जिक्र किया। ये वे आणविक अथवा योगात्मक यौगिक हैं जो ठोस अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में रहते हैं बच्चों? ठोस अवस्था में रहते हैं, परंतु जल में घोलने पर ये अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ये भी हमको पता है। यहां तक द्विक लवण और उपसय संयोजक यौगिक दोनों की परिभाषा सेम मान के चलिए। ये भी आणविक योगात्मक है, ये भी ठोस अवस्था में रहते हैं, ये भी जल में घोलने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। अब अंतर कहां पर आता है? द्विक लवण में लिखा है घटक आयन जो प्राप्त होंगे, अगर विलयन में आप इसको डिजॉल्व करेंगे, विलयन इसका बनाएंगे, तो जो घटक आयन प्राप्त होंगे वह विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। यही लाइन द्विक लवण और उपसय संयोजक यौगिकों को अलग अलग बांट देते हैं। द्विक लवण में घटक आयन विलयन के स्टेज में पहुंचते ही अपनी वास्तविक पहचान खो देते हैं, जबकि उपसय संयोजक यौगिक में जो आयन हैं वो अपनी पहचान नहीं खोते। अगर इनका विलयन भी बना दिया जाए तो जो आयन प्राप्त होंगे वियोजन के पश्चात, उन सबकी अपनी पहचान होगी, वो अपनी पहचान नहीं खोते हैं। जबकि द्विक लवण में जो आयन प्राप्त होते हैं वो अपनी पहचान खो देते हैं। यही दोनों में अंतर है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और विस्तार से इसका एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं द्विक लवण के एग्जाम्पल लेता हूं।
सबसे पहले क्या करता हूं, आपको पता है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं पोटास एलम का। पोटास एलम का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। पोटास एलम का सूत्र K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, उसके बाद 24H2, यही तो सूत्र है। और जब इसको बिलियन की स्टेज में लेकर के जाते हैं तब क्या होता है, देखिए, जब बिलियन की स्टेज में लेकर के जाते हैं तो इसके ये अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। K अलग हो जाता है, K पॉजिटिव, Al अलग हो जाता है, Al3 पॉजिटिव, SO4 अलग हो जाते हैं, SO4 2 नेगेटिव, और जल अलग हो जाता है। अर्थात जैसे ही आप इनका विलयन बनाएंगे, आयन जो है वो अपनी पहचान खो देंगे। अब K ने अपनी पहचान खो दी, एल्युमिनियम आयन ने अपनी पहचान खो दी, और सल्फेट आयन ने अपनी पहचान खो दी। क्लियर होगी बात। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग मोहर लवण की बात करते हैं। मोहर लवण की बात करते हैं। मोहर लवण का सूत्र सब लोगों के लिए पता होगा। अगर सबको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो मैं आपके सामने लिख देता हूं। मोहर लवण का जो सूत्र है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2, ये मोहर लवण का सूत्र है। अब आप देखिए किस तरीके से मैं इसको वियोजित करता हूं, इसको तोड़ते हैं। जब आप इसको तोड़ेंगे तो Fe2 पॉजिटिव आयन बना करके अलग हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव बना करके अलग हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव बना करके अलग हो जाएगा। पोटास एलम, इसके भी आयनों ने अपनी पहचान खो दी। मोहर लवण, इसके आयनों ने भी अपनी पहचान खो दी। तो जब आयन अपनी पहचान खो देते हैं तो ऐसा लवण द्विक लवण कहलाता है। पोटास एलम में भी 2 लवण मिले हैं, मोहर लवण में भी 2 लवण मिले हैं। दोनों ठोस हैं, दोनों लवणों के कॉम्बिनेशन से बना है, लेकिन विलयन की अवस्था में जो आयन प्राप्त होते हैं वो अपनी पहचान खो देते हैं। इसका मतलब पोटास एलम और मोहर लवण ये 2 के दोनों द्विक लवण हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वही दूसरी ओर मैंने एग्जाम्पल लिया है K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। मैं इसका नाम लिख देता हूं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, मैंने इसकी बात की। अब मैं इसको जब तोड़ता हूं, जब इसका विलयन बनाता हूं तो K पॉजिटिव तो अलग हो जाएगा, लेकिन बच्चों Fe2 पॉजिटिव आपको प्राप्त नहीं होगा, Cn नेगेटिव आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि K पॉजिटिव अलग मिलेगा और इतना हिस्सा FeCN6 ये आपको अलग मिलेगा। ये आपका 4K पॉजिटिव, ये आपका FeCN6 की पावर 4 नेगेटिव। यानी विलयन में जब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, यानी Fe2 पॉजिटिव नहीं मिलेगा, Cn नेगेटिव नहीं मिलेगा। अर्थात आयन ने अपनी पहचान नहीं खोई विलयन की अवस्था में, जबकि द्विक लवण में क्या था, सभी आयन ने अपनी पहचान खो दी।
तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। उपसंयोजक यौगिक में आयन जलीय विलयन में भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं, जबकि द्विक लवण में आयन अपनी पहचान को खो देते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए। इसीलिए यहां पर एक पॉइंट और निकला है। क्या पॉइंट निकला है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड का जो विलयन है K4FeCl6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का जो विलयन है वह Fe2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों के परीक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता। हालांकि Fe2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव इसी के अंदर उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी पोटेशियम फेरोसाइनाइड का प्रयोग Fe2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों के परीक्षण में, मैं लिख देता हूं, आयनों के परीक्षण में प्रयुक्त नहीं होता। क्लियर? थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं, प्रयुक्त नहीं होता। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपसे कोई पूछे क्या हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड का यूज करके फेरस आयनों को या साइनाइड आयनों का टेस्ट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पोटेशियम फेरोसाइनाइड को अगर आप जलीय विलयन में कन्वर्ट करोगे तो आपको Fe2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये द्विक सॉल्ट से भिन्न है। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो, तो कृपया करके एक लाइक और एक कमेंट्स आपका बनता है। इस लेक्चर में इतना ही। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की बात करूंगा और नए पॉइंट्स को कवर करूंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।